प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम भाषा को समझने का प्रयास करते हैं और भाषा के अंतर्गत हम ले रहे हैं वर्णमाला को। सबसे पहले वर्णमाला देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों में पूरी वर्णमाला बटी हुई है। हमारे पास ये स्वर दिए गए हैं। स्वर है अ, आ, ई, ई, उ और री। हमने इनको ऊपर नीचे लिखा है, इसलिए लिखा है कि इनके दो कैटेगरी हैं, ह्रस्व और दीर्घ, या इनको ऊपर वालों को हम कहेंगे लघु और इनको कहेंगे दीर्घ। दरअसल इनकी जो आवाज़ होती है, जरा सा ध्यान दें, अ, लेकिन इस ध्वनि पर ध्यान दें, आ, इसमें आवृत्ति हुई है। तो इस तरीके से ये हमारे स्वर हैं, लघु और दीर्घ, या ह्रस्व। लघु को ही दूसरा नाम ह्रस्व भी बोलते हैं, और दीर्घ। यहाँ पर देखेंगे अ, आ, ई, उ, और यहाँ पर री। लेकिन री में हम बड़ा री नहीं बोल रहे। पहले ऐसा था कि री भी दो थे, लेकिन अब मानक भाषा संस्थान वालों ने केवल एक री को स्वीकार किया है। आगे पढ़ेंगे। ये फिर इसमें लघु दीर्घ नहीं है, ये सब खुले हैं, स्वतंत्र आवाज है सबकी। ए, ओ, ये सब दीर्घ हैं। और इसके अलावा अंग और अह। अब अगर इन सब को गिने तो ये 13 हो रहे हैं, लेकिन इन 13 में अंग और अह स्वरों में शामिल नहीं है। इन्हें अयोगवाह या अनुस्वार कहा जाता है। अब स्वर कितने हो गए? फिर हमारे पास स्वर हो गए हमारे पास 11, जिनमें अ, आ, ई, उ और री शामिल है। इसके अलावा ए, ओ, ये स्वर शामिल है। तो 11 स्वर हो गए हमारे पास, और 2 अयोगवाह या अनुसार हो गए। और यहाँ तक केवल लघु और दीर्घ होते हैं। देखेंगे अ, आ, ई, उ, यहाँ तक लघु दीर्घ है, बाकी में सब ध्वनियाँ बड़ी हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हमने एक कोशिश और की है कि इन स्वरों को हम जहाँ देवनागरी स्क्रिप्ट में देख रहे हैं, जो हिंदी के लिखने के लिए हम अधिकांशतः प्रयोग में लाते हैं, वहीं हम इसके नीचे ये कुछ लिखे हुए देख रहे हैं। दरअसल ये लैटिन लिपि में है। इस लिपि का नाम है लैटिन। लैटिन अमेरिका जो देश है, तो वहाँ से ये लिपि का विकास हुआ है, तो लैटिन लिपि में है ये। तो लैटिन लिपि में हम अ को ए लिखते हैं, आ को ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं। ई को आई लिखते हैं, ई को डबल ई या आई लिखते हैं, उ को यू लिखते हैं, उ को हम यू भी लिख सकते हैं और डबल ओ भी लिख सकते हैं। ए के लिए हम ई लिखते हैं और ए के लिए हम ए आई लिखते हैं। ओ के लिए हम ओ लिखते हैं, ओ के लिए ए यू लिखते हैं, अंग अनुसार के लिए ए एन लिखते हैं और अह के लिए ए एच लिखते हैं। यहाँ पर मानक देवनागरी वर्णमाला को हम एक बार फिर से देख रहे हैं। हमारे स्वर 11 ही हैं, ऊपर की लाइन में 11 स्वर हैं, इनको हम देख रहे हैं। और उसके अलावा 2 अनुस्वार है, अंग और अह। इसके अलावा अब हम जाते हैं व्यंजनों पे। तो व्यंजन हमारे पास है क, ख, ग, घ, ग। तो ग, ख, ग, घ और अंग करके बोला जाता है इसको। तो ये क वर्ग में आते हैं। दरअसल ये ऊपर के जो 5 वर्ग दिए गए हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, और इनके 5 वर्ग है। दूसरा वर्ग है च, छ, ज, झ, य। के लिए भी हम
कर सकते हैं। तो ये च वर्ग आता है, ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अण, ये ट वर्ग में आते हैं। प्रत्येक में 5 वर्ण हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी बन जाते हैं। तो ये जो है इन्हीं के विकृत रूप में बनते हैं। इनके बारे में अभी बात करेंगे। त थ द ध न, त थ द ध न, ये जो है त वर्ग में आते हैं। प फ ब भ म, ये प वर्ग में आते हैं। तो 5 वर्ग हैं जिन्हें कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। आगे हम सीखेंगे स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इनको। आगे हम पढ़ेंगे अंतस्थ। अंतस्थ में पढ़ेंगे य र ल व, ये अंतस्थ है। दरअसल इसमें आवाज अंदर को हो रही है, अंतस्थ हो रहे हैं। और ये स श श स ह, ये जो है ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ संयुक्त व्यंजन भी है, जैसे अक्ष। तो क्ष आधा क और पावली श, यानी जिसको हम मूर्धन्य श कहते हैं, उसको मिलाकर के बना है। इधर त्र जो है त और र को मिलकर के, आधा त और र को मिलके बनता है। और ज्ञा जो है आधा ज्या और यहाँ को मिलकर के बनता है। इसके अलावा श्री में लिखा जाने वाला जो स्र होता है, ये आधा श और र को मिलकर के बनता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन हैं, उनकी उत्पत्ति का अलग अलग स्थल होने की वजह से इनको कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य में वर्गीकृत किया गया है। क ख ग घ ग को हम गले में यानी कंठ से बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे कंठ में यानी गले में ये आ रहे हैं। अब च छ जा झ या को देखेंगे, ये तालव्य, जहाँ दांतों के ऊपर की जगह है, तालु जिसको कहते हैं, तो तालु से जुड़े हुए हैं, तो इनको तालव्य कहा जाता है। च छ ज झ य। और ये देखेंगे ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य का मतलब जिसका सबसे ऊंचा स्थान है, ये टचिंग भी नहीं होते हैं, ये बहुत ऊंचाई को छूने का प्रयास करते हैं। तो मूर्धन्य का मतलब जिसका सबसे ऊंचा स्थान है। तो अगर हम बोलेंगे ट ठ ड ढ अण, ये सब मूर्धन्य है। उसके अलावा त थ द ध और न, ये दांतों पे आते हैं। जरा ख्याल करेंगे, ऊपर के दांतों पे टच हो रहे हैं। त थ द ध न, ऊपर की तरफ ही टच हो रहे हैं। यद्यपि जो तालव्य है वो भी ऊपर की तरफ आते हैं, दांतों से ठीक थोड़ा सा ऊपर तालव्य आते हैं। और जो मूर्धन्य है वो तो एकदम हवा में होते हैं, बीचों बीच में जो ऊंचा स्थान है वो मूर्धन्य है। इसके अलावा होंठों पे देखेंगे प फ ब भ म, याद करो ये हमारे होंठों से बोले जाते हैं। और सबसे पहले छोटा बच्चा जब सीखता है पा पा, मा मा, बा बा, बा बा या फा पा, फू फा, कुछ भी सीखता है, या भा भी, तो जितने भी रिश्ते बने हैं मोस्टली ये ओष्ठ वालों से बने हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा ओष्ठ यानी जो होंठों से टच होने वाले वर्ण हैं उनको ही बोलता है। इन्हीं वर्णों को हम लैटिन भाषा में लिखने सीखेंगे। तो पहला है हमारे पास क, दूसरा है ख। अब यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क है अल्प प्राण और ख है महाप्राण। अब आप कहेंगे कैसे? अब जब हम बोलते हैं क, तो क अंदर की तरफ से बोल रहे हैं हम, जैसे अंदर की तरफ को क, लेकिन ख में देखेंगे कि मेरी आवाज बाहर को आ रही है जोर से, और उस पर कुछ जोर लगाना पड़ रहा है, यानी महाप्राण लगाने पड़ रहे हैं। तो ख, तो ये महाप्राण है। इसी तरीके से ग अल्प प्राण और घ महाप्राण और ग। च अल्प प्राण, छ महाप्राण। जितने भी मैंने पीले से लिख दिए हैं ये महाप्राण है। ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ
ब, भ, म। तो इस तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण इनको समझना जरूरी है। और इनका फर्क ऐसे ही लैटिन में भी होता है। लैटिन में महाप्राण के लिए एच लिखना पड़ रहा है, देखो बीच में। जैसे क के लिए के, तो ख के लिए भी के ही है, लेकिन महाप्राण करने के लिए के साथ एच है। ग के लिए जी है, तो घ के लिए जी एच है। अल्प प्राण, महाप्राण, तो जितने भी महाप्राण हैं उनमें जी के साथ एच। जैसे कोई हमको कहेगा कि द के लिए क्या लिखा जाएगा, तो द के लिए लिखा जाएगा, द के लिए लिखा जाएगा डी ए, द के लिए लिखा जाएगा डी ए, और ध के लिए लिखा जाएगा डी एच। अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरीके से ये अल्प प्राण महाप्राण को भी समझना जरूरी है। और ये देखेंगे इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य, र, ल, व लिखे हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो इनके लिए इनमें अल्प प्राण महाप्राण नहीं है। जो स्पर्श व्यंजन हैं और उनमें दो प्रकार के हैं, एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण। इसी तरीके से स, श और स, ह ये ऊष्म है। अक्षा में के और ऐसे अच्छे, देखो प वाली श और ये मिलकर के मूर्धन्य सा के साथ क मिलकर के बना है। त्र जो है त और र मिलकर के बना है। और ज्ञा में जी वाई ए ज्ञा बना है, तो इनको हम कहेंगे संयुक्ताक्षर। तो इतना ही, धन्यवाद।